धाकड़ खबर, बेखौफजुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर कई दिन बाद आपके सामने हाजिर होने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। लेकिन आज बात करेंगे दावोस की, आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी की और ट्रंप महान के किस्सों का। तो बखान, आप कहेंगे बखान करते हो क्या? क्या करें, आजकल हाल ये हो गया मीडिया का कि जो लोग आज ऐसे सत्ता में बैठे हैं उनकी ही खबरें, उन्हीं की ही पिच पर मीडिया खेल रहा है, विपक्ष खेल रहा है। जैसे ममता बनर्जी को देखिए, वो भी मंदिर बनाने जा रही हैं। तो कब तक ये तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो आरएसएस और भाजपा की पिच पर खेलकर इस देश के अंदर संविधान को, सेकुलरिज्म को, समाजवाद को बचाने की बातें करते रहेंगे? खैर, इन चीजों को छोड़ देते हैं, हम चलते हैं अपने बुलेटिन की तरफ और स्वागत कर लेते हैं कृषकांत जी यानी के जी का, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। सर, जमीने दिल्ली पर आपका स्वागत है। हैदराबाद में कैसा गुजरा वक्त? हैदराबाद बड़ा अच्छा रहा। जिस काम के लिए गया था मुख्य रूप से था कि हमारा एयरफोर्स का जो कोर्स था, 1980 में हम पास आउट हुए थे और पायलट बने थे, मतलब कमीशन हुआ था। वो सब के लोग जितने भी थे, हम लोग काफी लोग मात्रा में जमा हुए, हमारी पत्नियां भी थी। हम्म। और 3 दिन 4 दिन का दौरा रहा, कई जगह गए हम लोग, पुराने हम्म। जगहों पे गए। और मेरे लिए था कि जहां मैं कैडेट, जो अंतिम कैडेट था जहां पे, और जहां से अफसर बना था, 6 6 महीना रहा था हाकिम पेट में। तो वो जो जितने हमारे घर थे, हम दो दो रहते थे, उसका वीडियो मैं नहीं शेयर कर रहा हूं, लेकिन देखा मैंने, वह सब टूट फूट गए हैं। वहां पे एयरफोर्स उसको छोड़ दिया है। जमीन उनकी है, भविष्य में कुछ और योजना होगी उनकी, लेकिन अब वो लोग वहां नहीं रहते हैं, कुछ अब पास में चले गए हैं। हमारे पत्नियों को, बाकी लोगों को बड़ा दुख होगा कि तुम ऐसे हालत में रहते थे। तो वो 1980 की बात है, 45 46 साल हो गए। और लेकिन फिर भी पुरानी बातें याद करके बड़ा अच्छा लगता है। चलते हम्म। चलते मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। वो पुल था, इसका लकड़ी का पुल, नाम ही लकड़ी का पुल है, जो कि हम्म। करीब 150 2 वर्ष पहले उस समय के निजाम ने, छठा निजाम साहब थे, उन्होंने बनाया था। और इसलिए बना था कि रेलवे जब शुरुआत की थी अंग्रेजों ने, तो उसको क्रॉस करने के लिए, ताकि पैदल यात्री लोग, घुड़सवारी जो जाते थे, बने। बाद में उसको कंक्रीट का बना दिया गया, मात्र वो दिखावे के लिए है, हिस्टोरिकल है, लेकिन वह हम्म। जगह फेमस है। जी। चलिए, हिस्टोरिकल है, अभी नजर नहीं पड़ी, पता चला अरे ये तो निजाम का बनाया हुआ पुल है। जब तक हम इसको नहीं मिटाएंगे तब तक हम क्या बात जानते हैं हम क्या नहीं कहलाएंगे। खैर, छोड़ देते हैं इन सब चीजों को, शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। तो पहले बात नरेंद्र मोदी को लेकर ही कर लेते हैं। दावोस काहे नहीं जा रहे हैं सरकार? क्योंकि उनके मुख्यमंत्री जा रहे हैं कई सारे, और जो है अश्वनी वैष्णव को भेजा जा रहा है, प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा है। ऐसा कोई मौका छोड़ते तो है नहीं, फिर काहे नहीं जा रहे? ये दावोस बड़ा वैसे इम्पोर्टेंट है, 2026 का जो होने वाला है। और यहाँ पे विश्व के जितने भी बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या जो इकोनॉमिस्ट हैं, एलॉन मस्क जैसे चीज, कैपिटलिस्ट, वो सब जाते हैं। मतलब उनकी आपसी वो रंजिश को मिटाने के लिए, आपसी भेदभाव को हटाकर मिलने के लिए, या लड़ने के लिए जाते हैं कि भाई ये मेरा है, ये तेरा, वगैरह वगैरह के लिए। और वहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, तो एक तरफ आश्चर्य है, लेकिन यह भी दिख रहा है कि वहां ट्रम्प आ रहे हैं अपने बड़े दस्ते के साथ। मतलब उनके जैसे विदेश मंत्री होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे, उनके दामाद होंगे, उनके मिलिट्रिस्ट हो ना हो, लेकिन बाकी सब होंगे। और दर्जनों की संख्या में जा रहे हैं, ताकि सबसे इंटरेक्ट करें, सबको धौंस दिलाएं, सबसे पैसे लूटें। और उस हालत में हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, तो इसको समझा जा सकता है, बहुत शब्दों में बयान करने की जरूरत नहीं है। जी। क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूं कि भैया किसी भी तरीके से करके जो 80 75 साल में हम नहीं कर पाए, हमें बंगाल को एक बार हड़पना है, मतलब जीत लेना है, तो इसलिए वो जान ही नहीं रहे हैं? लेकिन अगर इतिहास उठा के देखें, वो तो हमेशा विदेशों में भी जाके भारत की राजनीति पे ही फोकस रखते हैं। अभी की स्थिति भारत के लिए थोड़ा सा, मतलब कठिन हो गया है। जो भारत की वर्तमान जो शासक हैं, यानी बीजेपी, और उसके जो भी नेता हैं, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वगैरह वगैरह, जो इन लोगों का ग्रुप है, गुट है, होम मिनिस्टर वगैरह, इन लोगों के लिए कठिन हो गया है कि एक तरफ वो प्रो अमेरिकन है, इसराइल के माध्यम से उसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से अमेरिका
भारत को भी लूटने की कोशिश कर रहा है। वो तो अपने साथियों को नहीं छोड़ रहा, यूरोपियन यूनियन को नहीं छोड़ रहा, फ्रांस, जर्मनी, जापान को नहीं छोड़ रहा है। भारत को कैसे छोड़ देगा वो? और भारत कहीं से भी ये कोशिश करे, दुस्साहस करे उसको ना करने में, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसका सामना करने से, कितने भी हमारे भक्त कहें कि हमारे शासक बहुत हिम्मत वाले हैं, किसी चीज से नहीं डरते हैं, वैसे चलते चलते ट्रम्प भी हिम्मत वाले हो गए, गोली चली और उसके बाद हम्म। नीचे बैठते फिर हाथ ऊपर उठाते, वो फोटो अभी भी उनके हम्म। बीच में चल रहा है। उनके लिए वो हम्म। भगवान बने पड़े हैं। ऐसे एक तरह के दुर्लभ होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के शुरुआती दौर में मुख्य रूप हम्म। से था कि दो शेर के साथ जा रहे हैं, उसमें एक महिला, एक हीरोइन थी वहां के, अमेरिका है उसकी, उसको हटा के नरेंद्र मोदी का डाल के इसको दिखा रहे भक्त, आज भी देखो उसको खुश हो रहे हैं। तो खैर, हम्म। भक्ति के लिए आपको रीजनिंग नहीं चाहिए। रीजनिंग होगा तो फिर भक्ति नहीं होगा, चाहे वो गॉड हो, चाहे आपके पसंदीदा व्यक्ति हो। और हम्म। इसलिए भारत के लिए मुश्किल हो गया है विदेश नीति की जहां तक बात है। हाँ, कुछ जगहों पे जरूर हम घुसपैठ करने में संभव मतलब कर पा रहे हैं इजराइल की मदद से। और हम्म। अंदरूनी मामले में ये कहना कि हम अमेरिका के खिलाफ होंगे, गलतफहमी होगी। हम ठीक है। पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ हैं, लेकिन लूट का हिस्सा उसको देना नहीं चाहते हैं। जी। ब्रिटेन के साथ हमने बड़ा ट्रेड जो है डील किया, उसके बाद जर्मनी के साथ बड़ा ट्रेड डील किया, और आज खबर चल रही है कि यूएई के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद जायद बिन नहान, वो भी आने वाले हैं। क्या उनके साथ भी ट्रेड डील होगी, जर्मनी ब्रिटेन की तरह, या सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान जैसा कोई समझौता किया जाएगा? जिनकी आपने नाम लिया, यानी MBZ, और वह गुरु के रूप में माने जाते थे सऊदी अरेबिया के MBS। बड़ी हम्म। अच्छे संबंध थी उनकी। हालांकि 2000 में आके कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, ईरान घुसा इसमें, और यूएई की मदद से कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा था। सऊदी अरेबिया अपनी फौज देना भेजना चाहता था। उसी समय यहाँ के MBZ के लोग जाके ईरान से समझौता कर लिए। यह MBS और उनके यानी सऊदी अरेबिया के शासकों को बहुत नागवार गुजरा। और दूसरा तरफ हाल फिलहाल हमने चर्चा की है कि यमन में भी यूएई प्रवेश होके कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था। यानी ईरान के घुसने के बाद से सऊदी अरेबिया को काफी झटका लगा इन दोनों के रिलेशन में। और दूसरी तरफ यूएई, हालांकि सऊदी अरेबिया भी साथ है, लेकिन नहीं चाहता सऊदी अरेबिया कि उसकी घनिष्ठता बढ़े इसराइल से। और इसराइल से हम्म। काफी हो रहा है आपका, अब्राहम एकॉर्ड है, सोमाली लैंड है, यानी काफी घालमेल है। और वहां हम्म। पे इनको नजर आ रहा है इसराइल के आदेश से या जैसे भी हो, MBZ जो है सो भारत पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं, जो भी है। और भारत की मदद चाह रहे हैं। भारत उस हालात में खास मदद नहीं कर सकता है। आर्म्स ऑम्निशन जरूर बेचेगा, अपने हम्म। एक्सपर्ट्स को जरूर भेजेगा उनको ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन यूएई चाहे कि मिलिटरली खड़ा हो जाए सऊदी अरेबिया के खिलाफ, यह पॉसिबल नहीं हो सकता है। सऊदी अरेबिया बहुत पावरफुल है, पाकिस्तान की मदद बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अमेरिकी मदद जो है वहां जो उसका हिस्सा बन रहा है। और इसको इसराइल कैसे जस्टिफाई करेगा कि वह सऊदी अरेबिया के साथ भी है, यूएई के साथ भी आपस में लड़वा भी रहा है और दोस्ती भी करवा रहा है। तो समय के साथ बात है, हाँ, जब तक जनता ना जगे, क्योंकि यह जो ऊपर के बैठे हुए हैं, मनमुटाव, दोस्ती और एक दूसरे के पीछे मतलब चाकू भोंकना, आगे से हाथ मिलाना, यह इनका चरित्र बहुत जमाने से है, आजकल बहुत गहरा गया है। जी। क्या यही चरित्र ज्यादा गहरा रहा है, इसलिए हम लोग ईरान के चार बाहर बंदरगाह, जहां पे हम दुनिया भर का पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, वहां से पीछे हटने जा रहे हैं? मैं कह ही चुका हूं कि हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है। सोचना हमारे लोगों का, कई लोगों से मिला, हैदराबाद अन्य लोगों से, कि नहीं हमने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए, यह बेवकूफी वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल अमेरिका के साथ हैं अंदर अंदर। केवल लड़ाइयां चल रही है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि दोस्ती मतलब हर तरह की दुश्मनी खत्म, या मनमुटाव खत्म, या कंपटीशन खत्म। तो हम ये कहें कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ हमारा कंपटीशन ये है कि हमारे चंद पूंजीपति, जिनके पैसे, लूटे हुए पैसे को वह लूटना चाहता है, उसका हम खिलाफ कर रहे हैं। तो चाबहार पे तो काफी जमाने से लगा ही हुआ था। और ईरान के लिए झटका है, हमारे ब्रिक्स के लिए झटका है, जो तथाकथित रूप से थर्ड वर्ल्ड या एक नई दुनिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड बना रहे थे, तो उसके लिए झटका है। और बहुत पहले ही मैं कह चुका था कि अमेरिका इस ब्रिक्स का ब्लैक शिप निकलेगा, जो कि अब सामने नजर आ रहा है। जी। चलिए, एक खबर छपी है फॉरेन अफेयर्स में, मैगजीन है अमेरिका की, और उसमें कहा जा रहा है कि मोदी के राज में दुनिया में तो क्या, साउथ एशिया में भी भारत का दबदबा कम हो गया है। कम होने की बात नहीं, एक तरह से कहें तो कह रहा है कि ज्यादा भी हो रहा है।
वह हम्म। मतलब एक तरह से उसका एनालिसिस है, पूरा एनालिसिस में नहीं पढ़ पाया हूँ। आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, लेकिन मैं भी ये समझा हूँ कि वह साउथ एशिया में अब उसका कहना है कि अब रिलेशन साउथ एशिया वैसे करके नहीं है, अब वह क्या सही है क्या गलत है उसके ऊपर है, जो कि खुद में खुद बकवास है। हम्म। आजकल कुछ भी दुनिया में सही नहीं है, जहां तक इस पूंजीवादी सत्ताधारियों की बात है। वह केवल उनका जो इक्वेशन बन रहा है वो दिख रहा है कि कहां से ज्यादा फायदा है। और इसके चंद लोग, ऐसे लोग जिनको कहीं से भी निचली पायदान पे भी जगह नहीं मिलता था, आज वह राष्ट्रपति वगैरह वगैरह बने पड़े हैं, मिलिट्री टॉप लीडर्स बने पड़े हैं। तो उनको बड़ा मजा आ रहा है शतरंज खेलने में, बिना समझे हुए कि उनके देश किस तरफ जा रहा है, बिना समझे कि उनकी जनता का क्या हो रहा है, समझने के बावजूद भी उनको सुविधाएं बहुत मिल रही है। तो हम्म। उस चक्कर में चल रहा है। तो इस मैगजीन का जो कहना है, एक तरह से इस रूप में समझें कि भारत की विदेश नीति भारत में काफी गड़बड़ी कर रही है। आज आसपास के लोगों से तो हमारा जो भी संबंध है वो तो नजर आ रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ पहले ही था, चीन वगैरह वगैरह के साथ, लेकिन दूसरी तरफ इधर अफगानिस्तान और यूएई की बात करें या अन्य जगहों में घुस रहे हैं। तो वह बेसिकली इकोनॉमिक रिलेशन है, ना कि ऐसा कुछ पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रहा है कि हम वर्ल्ड को एक नई दिशा दे सके। उसके देने के लिए मात्र यूएसए और उनके जो अलाइज हैं वो, चाहे उसमें यूरोपियन यूनियन है, दूसरी तरफ चीन है जो कि पार्टली उनके साथ है, पार्टली रशिया के साथ, ठीक। और तीसरा रशिया और यूक्रेन के युद्ध में नजर आ रहा है जी। चलिए बात करते हैं मिडिल ईस्ट और ईरान की। और सबसे पहले जिक्र फिर से एक बार नरेंद्र मोदी का, जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है ट्रंप ने। वो ऐसा कर दिया जैसे कोई क्लब हो कि भैया आओ, $1 अरब दो और मेंबर बन जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऑफर दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ का मीडिया ऐसे दिखा बता रहा है कि जैसे ट्रंप ने खुशामद की हो कि मोदी जी आपके बगैर सब सून है। देखिए, यहाँ के मीडिया को यह कहा गया है, या आप सीधे किसी उनके पक्ष में, चाहे न्यायालय हो चाहे मीडिया हो, हमारे एनएसए भी कुछ का कुछ बोल देते हैं, है ना, एकदम उटपटांग बोलते हैं। एक तथाकथित रूप से गुरु हैं, मतलब वह कहते हैं कि ब्राह्मण जो हैं वह अपनी पत्नियों के साथ ऐसे बच्चा नहीं पैदा करते हैं जैसे बाकी शूद्र करते हैं। इस हम्म। तरह का घिनौना, बेहुदा, घिनौना नहीं बेहुदा स्टेटमेंट कोई कुछ भी दे सकता है, कोई मायने नहीं बनता है। और हमारी मीडिया को ना देखें तो बेहतर है, बहस करना ही अलग बात है जो कर रहे हैं। लेकिन यह केवल ट्रंप भारत नहीं, उसके साथ पाकिस्तान और दूसरे देश को भी कर रहा है, क्योंकि वह चाहता है पैसा और उसमें हिस्सा बढ़े। ट्रंप हम्म। का एकमात्र लक्ष्य है लूटना और लूटना। हालांकि 80 साल का बुढ़ा हो गया है, कोई अंतर नहीं पड़ता, ये सारे के सारे बिल्कुल लुटेरे हैं, दुष्ट हैं, मतलब बिल्कुल, चाहे खून खराबा हो मार दे, खत्म कर दे, बच्चों को ही मारे, कोई अंतर हम्म। नहीं पड़ता है। और उस तरफ वो आगे बढ़ रहा है। यह लोग इंसान नहीं है। और 21वीं शताब्दी का पूंजीवाद जिस तरह के हमारे जीवन स्तर को बना रहा है, उसका यह एक छोटा मोटा लक्ष्य है जी। मैं समझना चाहता हूं, पर सर इस बोर्ड ऑफ पीस को नेतन्याहू तो खुला विरोध कर रहा है, कह रहे भाई तुमने कतर को क्यों रख लिया, यूएई को क्यों रख लिया, ओ तुर्की को क्यों रख लिया, और अब टर्की, पाकिस्तान को हाँ। भी ऑफर दी, तुर्की हम्म। को क्यों रख लिया। अब सवाल ये पैदा होता है, जब नेतन्याहू ही इसको नहीं मानेगा तो काहे का ये बोर्ड, या पैसा जुटा के ट्रम्प बस बैठ जाएंगे, अरे यार वहां पे लगाने ही नहीं दे रहा है नेतन्याहू, क्या करूं मैं। नेतन्याहू का रोल वही तक है ट्रंप के लिए या पूरे अमेरिका के लिए, चाहे वो ट्रंप हो चाहे पहले बाइडेन बाइडेन हो, बाद में कोई और आ जाए, कमला हैरिस है, जो भी है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब तक मिडिल ईस्ट का वह इनका मिलिट्री बेस, ताकि पूरे अरब वर्ल्ड में उस पर कंट्रोल उसका बना रहे, मिलिटरली अदरवाइज जैसे भी हो, वहीं तक है। वहां यदि नहीं मानते हैं तो एक तरफ तो है, तो नेतान्याहू दिखाने के लिए बोलेंगे कि भाई इस पे कंट्रोल लाया जाए, तुर्की वगैरह की बात है, क्योंकि वो बहुत अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन हमें पता है, हमने देखा हुआ है कि तुर्की की तरफ से जब युद्ध चल रहा था, काफी भारी मात्रा में तेल और दूसरे अस्त्र शस्त्र सब उनके पोर्ट से आ रहे थे, खुद वहां से भी आ रहा था। ठीक तुर्की है। इसको मना नहीं कर रहा है, और कहने के लिए कि प्राइवेट कंपनी कर रहे हैं, जैसे उनके प्राइवेट कंपनी कहीं अमेरिकी कंपनी वहां आके बैठे हो, तो खैर, तो यह कहने की बात है। हाँ, पैसा लूटने की बात है। और भारत को $1 अरब का जो दिया गया है कि तुम भी पीस के बनो, और अपने लोगों को है, तो $1 अरब, मतलब $1 अरब कितना, करीब 80 अरब रुपये होंगे तकरीबन। हम्म। तो इनके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, और अपने जनता को 80 नहीं सर, दिखाएं कि 90 रुपए देखो। का हो चुका है डॉलर, अब 90 रुपए का हो चुका है। अब चलिए, मैं थोड़ा सा जमाने में पीछे चल रहा हूँ, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको 80 इसलिए ज्यादा याद हो रहा है ताकि ट्रम्प की उम्र 80 की है। शायद हो सकता है, शायद। तो खैर। खैर, मुख्य रूप से चीज वही है
कि भारत इसमें मुझे लगता है कि इसको मान लेगा, एक तो ट्रम्प को खुश करने का, जो कि ट्रम्प हम्म। कहता है मुझे खुश कर। वो पहले जमाने की सास बहू का था ना, कि हम्म। सास कहती है बहू को कि तुम मुझे खुश करो, रात में 12 बजे तक तेल मालिश हाँ। करो, मसाज करो, जो भी है। यह नहीं है कि ट्रम्प भारत को भी खुश करे। तो यह एक मौका है। नंबर टू, हमारे जनता को दिखाने को कि देखो ट्रम्प झुक गया और हम विश्व गुरु अब बरकरार है। ठीक है। जी। अब बात करते हैं ईरान की। ऐसा लग रहा था कि जैसे इजराइल पिट जाएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे अमेरिका के युद्धपोत खड़े हुए थे, और दूसरे इजराइल जो है इतना अब मजबूत भी नहीं बचा है ईरान के हमलों के बाद, या गाजा में और तमाम जगह से लड़ते लड़ते। तो उसने खुशामद बरामद की, और ट्रंप मान गया है कि ये बहाना बना लिया कि भाई 800 लोगों को वहां फांसी नहीं दी जा रही, अब मैं हमला नहीं करूंगा। लेकिन आज जो ईरान के राष्ट्रपति का बयान है सर, जिसमें वो कहते हैं कि अगर खामनी को छुआ तो हम मानेंगे कि देश पर हमला हुआ, देश को युद्ध में खड़ा कर दिया जाएगा। क्या वाकई में ऐसा कुछ चल रहा है कि जैसे मदुरो को उठा लिया वैसे खामनेई को उठा लिया जाएगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो स्टेटमेंट कुछ भी दिया जा सकता है अपने जनता को खुश करने के लिए। जहां तक दुश्मन पक्ष है वह ऐसे डरने वाला नहीं, कि उसको मालूम है कि वह क्यों बोल रहा है। जहां तक अमेरिका और इसराइल की बात है कि हमला करें कि ना करें, तो इतिहास बताता है, और हाल फिलहाल के पिछले 2-3 वर्षों से, कि जब शांति वार्ता होती रहती है, जब ये कहते हैं कि नहीं करेंगे, अपना दूत भेजने की बात है ईरान में, उस समय ये आक्रमण करते हैं, या इनके यहाँ जो हमास के लीडर हैं उसको मार गिराते हैं ईरान के अंदर में। एक तो यह बात बनता है, इन पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस समय बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, उसी समय से समझो कि हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये लगातार तैयारी करते रहते हैं, अपने मौके देखकर अपने हिसाब से वो आक्रमण करते हैं। जहां हम्म। तक खामेनेई को गिरफ्तार करने की बात है, गिरफ्तार करने की अभी जरूरत थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह वेनेजुएला नहीं है, रशियन का S-400 ही नहीं, बल्कि मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस का ही नहीं, बल्कि इनके पास सुखोई वगैरह भी है। तो एयर टू एयर डिफेंस भी और इनके सर मैं पास आपको काफी रोक रहा हूँ मजबूत। 1 मिनट। कल की खबर ये थी कि 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली आईसीबीएम भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया उसका जी। भी। जी, और सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाले हैं। यह हम्म। पहला कंट्री होगा अरब वर्ल्ड का, दूसरी जगहों का, जो किस तरह करेगा। तो यह वेनेजुएला से ज्यादा ताकतवर है, और इनको इंटेलिजेंस जो है वो पूरा का पूरा मिलेगा रशिया से भी, और नॉर्थ कोरिया से भी, जो बाकी हेल्प है वो सब मिलेगा। हाँ, मारने की जहां तक बात है वो कोशिश कर सकते हैं, और उस हालत में ईरान का क्या रिएक्शन होगा वो देखने की बात है। क्या उसी तरह का होगा जैसे इन्होंने कतर वगैरह में 2-4 जगह पर बॉम्ब गिरा दिए और अमेरिका को पहले से वार्निंग देके वैसा करेंगे, या वास्तव में इसराइल को धूल चटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास हजारों ऐसे मिसाइल हैं जिनका मैक्सिमम वो 30 से 40% वह, या 50% इसराइल उसको रोक सकेगा, लेकिन बाकी नहीं कर ठीक। पाएगा। लेकिन ये लोग मौका चूक चुके हैं पिछले 2-2.5 साल से। देखते हैं अब क्या होता है। ये तो मौका चूक चुके हैं, लेकिन क्या मौका अब भी चाइना और रूस और उत्तर कोरिया भी चूक जाएंगे? क्योंकि अगर ईरान भी हाथ से गया तो फिर बचेगा क्या? और जो ये तेवर बदले हैं ट्रम्प के, वो सिर्फ ईरान की वजह से नहीं बदले हैं, वो रूस, उत्तर कोरिया और चाइना की वजह से बदले हैं। लेकिन आज की जो खबर है वो कुछ और ही कहानी बताती है। वहां पर साइबर अटैक किया गया, और तमाम टीवी चैनल जो है ईरान के, वहां पर पहलवी का बयान चलवाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? अब देखिए, पहलवी को लाया गया है CIA द्वारा। उसके पहले वहां का एक, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक, एक समाजवादी व्यवस्था थी, और पहलवी को हटाया गया। वहां का जबरदस्त जन क्रांति हुआ, एक तरह से कहें, भली वह समाजवाद की तरफ ना बढ़ा, लेकिन हुआ, जिसमें खामेनेई और एक तरह से कहें तो इस तरह की सत्ता बन गई, धार्मिक सत्ता बन गई। अब यहाँ के फिर से एक चल रहा है कि फिर से पहलवी के बेटा को लाया जाए। यह चक्कर चक्कर चल रहा है, जनता उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। यह कोशिश पूरी की पूरी जारी है। तो अब देखने की बात होगी कि किस दिशा में बढ़ती है, कैसे होता है, वहां की जनता इससे कब निजात पाती है। केवल ईरान ही नहीं, हमारी भारत की जनता कब निजात पाती है इस तरह की व्यवस्था, जिसमें लगातार शोषण बढ़ता जा रहा, लगातार हमारे ऊपर इनका आक्रमण बढ़ता जा रहा, और हम आपस में लड़े जा रहे हैं। यही स्थिति वहां भी ईरान में हो रही है, एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं। 500 से लोग मारे यदि गए हैं, तो कितना हजारों लोग घायल होंगे। और हम्म। कितने देखिए, मतलब मस्जिद वगैरह पे इन्होंने आग लगा दी, बैंक कर दिया, वो कर दिया, मतलब मायने पुलिस नहीं वालों को बनता है। जिंदा जला रहे आप हैं, पुलिस वालों को जिंदा जला पुलिस रहे हैं। वालों को, आप खामेनेई के खिलाफ है, ठीक समझ में आता है। आप उस मस्जिद में आग लगाने का क्या मतलब है? तो यह ठीक है। दिखाता है कि जनता जो है सो किस तरह से पागल हो चुकी है। जी।
13 दिसंबर को अमेरिका के 2 फौजी और एक द्विभाषी सीरिया में मार दिया गया। उसके बाद से लगातार अमेरिका हमले कर रहा है। इसराइल तो ऐसे जाता है सीरिया में जैसे घंटा बजा के कभी भी आ जाए। तुर्की कर रहा है, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे हैं, सीरिया की सरकार खुद कर रही है। लेकिन आज खबर आई कि जो टॉम बैरिक है अमेरिका का विशेष दूत, उनने एसडीएफ और सीरिया सरकार के बीच एक समझौता करा दिया है 14 बिंदुओं पर आधारित। क्या आपको लगता है ये शांति रहेगी? इसके पहले भी करवाया था और एसडीएफ की दे पिटाई हो रही है। इनका जो एसटीजी है वो कर रहा है। एलेप्पो में घुसे पड़े हैं और हजारों लोग, हजारों का लाखों लोग वहां से भागे हैं, सैकड़ों मारे गए हैं। जनसंहार जारी है वहां पे अल्पसंख्यकों का। और हम्म। अल्पसंख्यक कहीं भी हो, किसी भी पोजीशन में हो, उसके प्रति हमारी हमदर्दी होती है, क्योंकि जो दबाए गए, कुचले गए और मार रहे हैं उनको इस तरह से बेरहमी से, तो होता है। इस समझौता का भी वही हश्र होने वाला है जो पिछले समझौतों को हुआ है। इन समझौतों पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इन समझौतों का एक ही मायना है कि अपना प्रो रिजीम वहां कर रहे हैं, वहां की धन को लूट रहे हैं, और कुछ नहीं है। जी। चलिए अब इन सबको छोड़ के चलते हैं फिर से एक बार ट्रंप महान की तरफ, यानी कि अमेरिका और तमाम यूरोप की बात कर लेते हैं। कूद कर यूरोप के कई देशों ने अपनी फौज भेज दी डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए। ट्रंप ने कहा कि 1 फरवरी से 10% टैरिफ ठोक रहा हूं और 1 जून से 25% कर दूंगा। जर्मनी वाले ना कोई मीटिंग करी, उन्होंने अपने फौजियों को तुरंत वापस बुला लिया। बस इतना ही दम है। इसके पहले मैं बता दूं कि ट्रम्प का जो बहुत दिली ख्वाहिश था कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले, मचाडो जाके दे आई हैं। आपने इसकी शायद चर्चा की होगी। जी पिछले जी। कई दिनों से मैं मीडिया से गायब हूं। हाँ। हालांकि नोबेल पीस प्राइज का कहना है, उसके जो कमिटी है, कि एक बार जो दिया गया फोटो में भले ही वो चीज चले जाए, लेकिन ये मचाडो के नाम है। क्या उनको शर्म नहीं आई कि मजाटो जैसी महिला, जो कि एक युद्ध के लिए तैयार है, जनता के खिलाफ है, अमेरिकी परस्त है, वह वहां पे ऐसी काम कर रही है, तुमने उसको पीस प्राइज दे रखा है। जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात है, देखिए ये तो बहुत छोटी सी बात है कि ये लोग गए हैं कूद के वहां पे कि हम बचाएंगे अमेरिका के सामने। उनकी कोई मतलब हैसियत तो नहीं बनती है वहां पे, चूंकि अमेरिका से बिल्कुल बगल में इनका ना लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा, ना ही इनकी हिम्मत होगी कि लड़ जाए। लेकिन जहां तक इसकी बात है, धमकी मुख्यतः टैरिफ की दिया गया था, केवल जर्मनी ही, बाकी सारे भाग खड़े वहां से। इनका तथाकथित टो ही टीम गया था, एक्चुअल टीम वहां पहुंचने की इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेरी समझ है, छोड़ी इस वक्त, मेरी समझ ये है कि यदि ट्रंप घुस भी जाता है वहां, अपने फौज भेज देता है, तो लोग भाग देंगे या समर्पण कर देंगे। अब बाइज्जत इनको लाया जाएगा। हो सकता है इनको मेडल अवार्ड वगैरह मिल जाए कि इन्होंने अमेरिकी फौज के सामने बड़ी सीना तान के मतलब खड़े रहे और उनको हम्म। छुड़ाया गया, जो भी हो। लेकिन कुल मिला के फिर यूरोपियन यूनियन के नेता, नेटो के नेता अमेरिका की कड़ी निंदा करेंगे और बाद में पूंछ हिलाते हुए जाके फिर मिल जाएंगे। नेटो तत्काल में टूटने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी औकात नहीं है, जनता भी इनके साथ पूरी तरह से नहीं है। जी। तो क्या दिमित्रे भी इसी वजह से कह रहे हैं कि यूरोप वालों डेनमार्क में ग्रीनलैंड में अपनी फौजी मत भेजो? वो ऐसी सलाह क्यों दे रहे हैं? वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा। ट्रंप ने कहा, वो मजाक कर रहे हैं। और ट्रंप ने कहा था कि मैं इसको, ग्रीनलैंड को इसलिए ले रहा हूं, नहीं तो रूस या चीन ले लेता। तो हम्म। इसीलिए कह रहे हैं वो कि भाई, ट्रंप को मौका दो जल्दी से, नहीं तो हो सकता है ग्रीनलैंड के लोग रशिया के साथ मिल जाए। उनका हम्म। मजाक बड़ा ही गहरा होता है, लेकिन सटीक होता है। जी। और ये यूरोप के जो नेता कह रहे हैं कि आज के दौर में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो पुतिन। ये यूरोप के सांचेज हैं, मतलब स्पेन के नेता। और इसलिए खुशी होंगे, मान लीजिए कि नेटो टूट जाता है, मेरी समझ गलत हो सकती है, तो उस हालत में नेचुरली पुतिन सबसे खुश होंगे। चीन इसका कोई मतलब कुछ नहीं, कारण एकमात्र पुतिन या रशिया ही ऐसे है जो कि नेटो को तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। यदि नेटो टूट जाए तो रशिया का जो कल्पना है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे, उसमें सफल होंगे। तो नेचुरली सांचेज इस मामले में सही बयान कर रहे हैं। जी। चलिए, दूसरे के देशों में हर मुद्दे पर हस्तक्षेप करने वाला अमेरिका अपने यहाँ की स्थिति न देख रहा है न दुनिया के सामने आने दे रहा है, लेकिन वहां की अदालतें लगता है जिंदा हैं। क्या अदालत के आदेश के बाद अब मिनेसोटा में जो चल रहा है कत्लेआम आईसी का, वो रुक जाएगा सर? ऐसा तो बहुत नहीं लगता है, क्योंकि एक तरफ काफी कंफ्यूजिंग है। एक तरफ वो कहते हैं कि भाई आईसी वगैरह के लोग जो हैं, मतलब वहां पे जाके कब इस तरह से लोगों को नहीं पकड़ सकते। दूसरी तरफ जिसने गोली मार के हत्या कर दी उनकी, क्या नाम है, गुड या जो भी है, हाँ, गुड ही है रेनेगुड। नाम उनका। रेनेगुड। जी। उनकी हत्या करी तो कहते हैं कि उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। तो ये हम्म। मतलब
उसी तरह की बात हमारे यहाँ का न्यायालय कहता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो गलत है, लेकिन जो ले लिया उसको किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। तो उसी तरह की बात है। लेकिन रुक जाएगा, ट्रंप रुक जाएगा, यह मैं नहीं मानता। वो करते रहेंगे किसी न किसी तरह से। उनके लिए जो खुलेआम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ के जैसे सत्ता कहती है, ओपनली ना कहे लेकिन करती है कि संविधान का कोई मायने नहीं है, वही चीज वहाँ के इस महान मतलब फांसीवादी नाजीवादी डिक्टेटर के लिए। जी। एक बयान आया है सर, हमारे जो पूर्व सीजीआई हैं, डीवाई चंद्रचूड़, कल जयपुर में एक प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि जब तक दोष सिद्धि साबित ना हो जाए तब तक आरोपी को जमानत लेने का पूरा अधिकार है। अभी आप जानते हैं उमर खालिद शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी। क्या उनके इस बयान के बाद अदालतों पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्य रूप से जहां तक मैं समझता हूं, केवल दो ही हालत में आप बेल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बेल जो है सो उसका अधिकार है, आप उसको अधिकार को बंद कर रहे हैं। इवन 3 महीना के लिए आपने उसको बंद किया हुआ, तो 3 महीने की जो उसकी स्वतंत्रता थी उसका आपने हनन किया है, और बिना दंड को साबित किए हुए, बिना दंड दिए हुए आप उसको दंडित कर रहे हैं। और दो हालात हैं, पहला ये है कि बाहर निकल जाएगा तो हो सकता है फरार हो जाए, इसलिए उसको डिटेंशन में रखना जरूरी है ताकि उस पर कार्रवाई सही की जा सके। नंबर 2, इतना बड़ा दबंग है जो कि बाहर निकल के जितने सबूत हैं उनको मिटाएगा, जो भी सबूत बयान देने वाले हैं उनको पकड़ के मार देगा, या उनको कोर्शन करके दबाव में पैसे के तहत में कर लेगा। लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है, जो दबंग है उसको छोड़ा जा रहा है ताकि बाहर के सबूतों को नेस्तनाबूद कर दे। जो वही रेपिस्ट जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने छोड़ा था, सैंगर है ना, वो जी। तो बाहर में कई लोगों को मार दिया, उससे जितने मिले जुले थे खत्म हम्म। कर दिया, और उसको तुम जो है सो की सजा ही खत्म कर रहे हो। तो इन बयान का कोई मतलब नहीं है, अपना चेहरा दिखाने के लिए कि भाई ऐसा मैं समझता हूं। हो सकता है दिल से ही ये बातें आगे हो, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है। जी। सच कहा आपने, इसका मायने तब था जब सीट पे रहते हुए आपने ऐसे कुछ जजमेंट दिए होते, तब तो कुछ और करते हैं। और जब सीट से उतर जाते हैं तब कुछ और करते हैं। शायद बनाए नहीं गए हैं कहीं पर कुछ, इस चीज का मलाल हो, इसलिए कम से कम जबान पर ये कड़वी सच्चाई आ जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।